नमस्कार, मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत के इतिहास का ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसे एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है, कितनी भी प्रयास कर ली जाए उसके बाद भी नहीं। और वो वन लाइनर स्टडी में नहीं कराता, मेरे पास आप पढ़ रहे हैं मतलब आप डिटेल में पढ़ने को तैयार हैं, आपका फाउंडेशन, आपका बेस मजबूत होगा, इसकी आप गारंटी पकड़िए। तो हम एटलीस्ट 3 वीडियो लेंगे और जहां हम डिस्कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के ईच एंड एवरी पॉइंट्स को, सभी बिंदुओं पर नजर डालते हुए। सिंधु घाटी की सभ्यता से हर बार पीएससी हो या व्यापम का कोई एग्जाम हो, इवन यूपीएससी हो, 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और रिपीटेड रहते हैं। कभी कभी प्रश्न, कभी नए प्रश्नों की तरफ वो जाता है। हम हर तरह के प्रश्नों को खंगालने का प्रयास करेंगे। जैसे ये टॉपिक कवर होगा, हम इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टेस्ट भी लेंगे और ये तरीका हम पूरे हिस्ट्री के पढ़ाई के दौरान करेंगे कि एक टॉपिक बड़ा और उसके जुड़े हुए एक टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे। उससे जुड़े हुए जो संभावित प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप साथ साथ पढ़ते जाएं, अपनी तैयारी करते जाएं और मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब सीधा सिंधु घाटी सभ्यता पर आता हूं और सारी डिटेल आपको बताता हूं। पहले बात करते हैं इस शब्द पर, सिंधु घाटी की सभ्यता। जब हम ये शब्द कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो हमारे दिमाग में सिंधु नदी सबसे पहले आई और हमें यह पता चला कि कोई भी जगह जो मिली है वो सिंधु नदी के किनारे मौजूद है, इसीलिए उसका नाम ऐसा हुआ। वैसे इसके पीछे कारण क्यों है ऐसा, वो आगे जानेंगे। बहरहाल हम ये जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो इतिहास का कौन सा हिस्सा है, इतिहास के कौन से कालखंड में हम उसे रखें। तो सिंधु घाटी की सभ्यता एक्चुअल में आद्य ऐतिहासिक कालखंड का हिस्सा है। आद्य ऐतिहासिक कालखंड, आपको याद होगा शुरुआती अगर वीडियो आपने देखे हैं, इतिहास को मैंने 3 भाग में बांटा था और उनमें से दूसरा भाग था आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक यानी इतिहास का वो समय जब इंसान के पास उसकी स्क्रिप्ट या लिपि मौजूद है, लेकिन वो लिपि हम नहीं समझ पाते। एग्जैक्टली हम उसी समय पर मौजूद है अभी जिस लोगों पर, जिनके पास स्क्रिप्ट है अपनी, उस स्क्रिप्ट के अल्फाबेट है, लेकिन वो आप और हम नहीं समझ पा रहे। इसीलिए इस समय मिले हुए चीजों को देख करके, इस समय मिले हुए जो भवन हैं, घर हैं, उनको देख करके हमने सिर्फ अनुमान लगाया है कि उस समय की सोसाइटी, उस समय का समाज किस तरह का होगा। तो आइए उसको डिस्कवर करते हैं हम भी। तो आद्य ऐतिहासिक कालखंड है और इस कालखंड को हम इतिहास में किस वर्ष के दौरान रखें, तो इसके लिए हम एक विधि यूज करते हैं जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ कार्बन डेटिंग शब्द लिखा हुआ है। कार्बन डेटिंग, कार्बन का एक अपर रूप होता है C14, उसका यूज करके, यहाँ परमाणु भार है C14, अब ऐसे तो C6 C इस तरह से व्यक्त करते हैं ना, आपको पता ही होगा, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, भार 12, लेकिन यहां पर उसके अपर रूप की बात हो रही है, यानी C14 की बात हो रही है। तो C14 की जब बात हो रही है, यानी अपर रूप के माध्यम से हम कालखंड की गणना की और हमें पता चला कि ये जो समय होगा वो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच का रहा होगा। तो हमें एक कालखंड मिल गया जहां 24 से ईसा पूर्व से लेकर 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण हमें भारतीय इतिहास में प्राप्त हुए। अब बात करते हैं कि ये जो सभ्यता है, इसका जगह जो मिला वो किस तरह से मिला, क्या ऐसी घटना हुई जिसने हजारों वर्षों से दबे हुए इस सभ्यता को सामने ला दिया, लोगों के सामने। और वैसे मैं आपको फैक्ट बताऊं तो 1856 के आसपास पहली बार लोगों को अनुमान हुआ कि यहां कुछ हो सकता है। उससे पहले तक लोगों को पता नहीं था और 1856 यानी हम आधुनिक समय में आ गए हैं, तब जाकर के पता चला था। लेकिन कहानी क्या है इसके पीछे, कहानी बड़ी मजेदार है। कहा हुआ यह था कि, अच्छा आपको याद है भारत में रेल चली थी सबसे पहली बार 1853, 1853 का समय था और भारत में रेल चली बंबई से थाने के बीच। आप यही याद करते हैं, हर बार जीके पढ़ते हुए लाइन रटते हैं कि मुंबई से थाने के बीच पहली बार रेल चली थी। लॉर्ड डलहौजी का समय था जिन्होंने खुद झंडी दिखा करके उस ट्रेन को रवाना किया था। अब ट्रेन जब ट्रायल सफल हो गया तो फिर सोचा गया कि क्यों नहीं पूरे भारत में पटरी बिछाई जाए, और ये काम शुरू भी हुआ। पूरे भारत में पटरी बिछाने का काम जोर शोर से शुरू हुआ और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ
लाहौर और कराची के बीच पटरी बिछाने का काम जब चल रहा था तो एक रोचक चीज हुई। मजदूर जो वो काम कर रहे थे, लोकल मजदूर थे वहीं के, खुदाई के दौरान जब वो पटरी बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे, उन्हें ईंट प्राप्त होनी शुरू हुई। और ये ईंट क्वाइट स्ट्रेंज था ये बात कि वो पकी हुई ईंट होती थी जैसे आज हम देखते हैं। साथ ही साथ निकलने वाली हर ईंट का शेप जो है वो एक जैसा था। लोगों को तो बस ईंट लूटने की लहर सी लग गई। लोग वहां से ईंट निकालते, उसे अपने घर की तरफ ले जाते, उससे अपना घर मजबूत बनाने लग गए, अपने घर की दीवार, अपने घर की चार दीवारी सब तैयार करने लग गए। और ये सब कुछ जब हो रहा था 1856 के समय, जॉन विलियम्स रेलवे के इंजीनियर थे जो वहां काम करवा रहे थे, उन्होंने इसकी सूचना भिजवाई और बताया कि इस तरह की घटना हो रही है। लेकिन समहाउ उस समय इसको इग्नोर कर दिया गया। और फिर ये बात आई गई होगी, हाँ एक जगह तो पता था कि एक जगह ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर कोई बड़े पैमाने पर रिसर्च नहीं हुआ था। और फिर आया 1921 का समय, 1921 का समय, जब जाकर के इस जगह को पहली बार हाईलाइट किया गया। तो हाईलाइट करने वाले कौन लोग थे और उन्होंने किस तरह से इस जगह को डिस्कवर किया, इसको हम जानेंगे। कि हुआ ये, जॉन मार्शल करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, जॉन मार्शल, आगे मैं यहां मेंशन कर दिया हूं ताकि आपका नोट्स अधूरा ना रहे। उनके देखरेख में काम चल रहा था। जॉन मार्शल ने, एक भारतीय इतिहासकार थे, उनको इस जगह के एनालिसिस के लिए भेजा कि जाकर देख के आइए तो क्या है। और उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी वो यहां आए 1921, और 1921 में जब वो यहां आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो सच में ऐसी जगह है जहां ऐतिहासिक साक्ष्य दबे हो सकते हैं। उन्होंने पूरी जगह को घेरा लगवाया और वहां की खुदाई की। और उस खुदाई के दौरान जो लगभग 1 साल चला, एक पूरा शहर जमीन के नीचे से बाहर आया। और वो शहर जो पहला जगह था जिसकी खोज हुई वो था हड़प्पा। और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कई बार हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है, क्योंकि मिलने वाला पहला शहर हड़प्पा इस नाम से था। बहरहाल हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी मिला। ठीक उसके अगले साल 1922 में, अगले ही साल 1922 में एक और व्यक्ति, भारतीय थे ये भी, R.D. बनर्जी, पूरा नाम राखल दास बनर्जी, बनर्जी साहब पहुंचे और उन्होंने एग्जैक्टली उसी तरह का एक शहर खुदाई में और निकाला। और यह जगह थी मोहनजोदाड़ो। और इस तरह हमको भारतीय इतिहास के 2 बेहद खूबसूरत नगर खुदाई से प्राप्त हुए, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। ये दोनों नगर बनावट में लगभग एक ही तरह के थे, घर यहाँ की, सड़कें यहाँ की लगभग एक ही तरह की थी। और इतना ज्यादा इसके ऊपर अध्ययन हुआ कि आसपास की और जगह को घेर करके खुदाई होने लगी। और फिर तो शहरों की लाइन लग गई, इतने सारे नगर निकल करके आने लगे खुदाई में, जिसको काउंट करते करते थक गए। अभी आपको एग्जैक्टली मैं कहूं 2000 से ज्यादा ऐसी जगह निकल चुकी है खुदाई में जो कि इस सिविलाइजेशन से संबंध रखती है। अब वो जगह बहुत सारी पाकिस्तान में है, बहुत सारी हिंदुस्तान हमारे देश में मौजूद है। तो ये जो जगह निकलने का क्रम शुरू हुआ, जिसमें 2 लोग जिम्मेदार थे, एक दयाराम और दूसरे राखलदास, इनको जरूर आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको जॉन मार्शल साहब को याद रखना है, जिन्होंने इस खोज में सुपरविजन किया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जगह मिली, मैं कैसे याद रखता था पर्टिकुलर अपना सिंधु घाटी में किसने सबसे पहले खोज की, तो दयाराम साहनी आम याद रखना होता था। और CID जो है एक सीरियल है बड़ा, उसमें दरवाजा हमेशा तोड़ता है दया, यही है ना। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का दरवाजा किसने तोड़ा? दयाराम साहनी। तो उम्मीद है आपको ये फैक्ट याद हो गया होगा। तो अगर आप यहां तक याद कर चुके, खोज कैसे हुई आपको पता चल गया, सन आपको याद हो गए 1921 और 22, जॉन मार्शल याद हो गए, तो अब हम हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को अध्ययन करने वाले एक और आदमी को याद कर लेते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को स्टडी किया एक दूसरे पर्सन ने, जिसका नाम था पिग्गट। पिग्गट वॉज सो इंस्पायर्ड कि ये क्या चीज मिल गई है, और उसने पूरा अपना जीवन लगाया और अध्ययन किया और एक लाइन कही।
वो लाइन इतिहास में दर्ज है और हमेशा हमेशा स्टूडेंट को वो परेशान करने के लिए आती रही है वो क्वेश्चन। अब तो इतनी बार पूछी जा चुकी है कि कॉमन क्वेश्चन बन गया। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। जुड़वा राजधानी, एक महान साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, पिग्गट की लाइन याद रखिएगा। तो अब यहां तक अगर हम जान गए तो अब हम जानते हैं कि एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हमको मिला, किस से किस जगह तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। कालखंड हम जान गए, खोजने वालों को हम जान गए, क्षेत्र विस्तार देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को अगर मैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बीच में बांट करके आपको समझाना चाहूं तो एक नक्शे पर आपको नजर डालनी पड़ेगी। ये भारत का नक्शा है और इसमें 4 बिंदु आप देख पा रहे हैं। ये एक बिंदु, ये एक बिंदु और ये एक बिंदु। इन जगहों की तरफ अगर नजर डालें तो मैं सबसे पहले उत्तर से शुरू करता हूं। ऊपर, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में आपको एक जगह दिखाई देती है मांडा। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान देख पाए, मांडा, जम्मू कश्मीर। नदी का नाम था चिनाब, जिसके किनारे मांडा बसा हुआ है। उत्तर से अगर हम दक्षिण की तरफ उतर कर आए तो ये बिंदु पर नजर डालते हैं। सबसे नीचे की तरफ हमें दक्षिण में एक बिंदु दिखाई दिया, दायमाबाद। ये देख पा रहे हैं आप, दायमाबाद। दायमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है और गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो हमारे पास अभी मांडा से लेकर दायमाबाद, ये यहां भी मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूं, मांडा से दायमाबाद के बीच उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ का हमको बिंदु मिल गया। अब मैं चलता हूं आपको पूर्व की तरफ लेकर के। पूर्व में यह जगह मिली हमें मेरठ। मेरठ, आलमगीरपुर भी आप इसे याद करिए। ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। नदियों का नाम बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है समझाऊंगा आगे। तो हमें पूर्व की जगह मिल गई। अब पश्चिम में लेके चलूं तो पश्चिम में मुझे एक आखिरी बिंदु यहां दिख रहा है, नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर ये पाकिस्तान में है। इनफैक्ट पाकिस्तान की एक जगह है बलूचिस्तान, वहीं पड़ता है। बलूचिस्तान भारत से आजाद होने, भारत और पाकिस्तान की आजादी का जब दौर चला था, विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में रह गया, लेकिन बलूच के लोग बहुत चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से सेपरेट हो जाए। तो ये बलूचिस्तान वही जगह है जहां सुतकांगेडोर नाम की जगह मिली हमें, जो कि आखिरी जगह। और यहां नदी है दाश्क। तो हमें 4 बिंदु मिल गए और ये हो गया आपके लिए पश्चिमी, यही तो 4 बिंदु मिले। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में मेरठ, पश्चिम में सुतकांगेडोर। नदियों का नाम देखें, सबसे उत्तर में चिनाब, दक्षिण में गोदावरी, पूरब में हिंडन और पश्चिम में दास्क। आप बोलेंगे नदियों के नाम पर इतना जोर क्यों? तो आप एक इतिहास का ही फैक्ट इसे मत मान करके पढ़ें, बल्कि भूगोल भी समझे और मानव जीवन को भी समझे। कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति के विकास होने के लिए उस जगह जल स्रोत का होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप किसी मानव बसाहट के बारे में सोचेंगे, कोई ह्यूमन कॉलोनी, तो भाई वाटर रिसोर्स जो है उसके बिना कॉलोनी वहां बस पाना मुश्किल होता है। तो इसीलिए नदियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होती थी हमेशा से सभ्यता, संस्कृति के विकास के लिए। और जहां नदियों का अच्छा स्रोत मिलता था वहां लोग बसते थे, और इसीलिए यहाँ पर नदियों के नाम बहुत जरूरी हैं। पूरी सभ्यता का नाम हमने सिंधु घाटी सभ्यता रखा, और उसमें भी जो 4 हमको शहर मिले वो भी नदियों के किनारे मिले। सबसे उत्तर में मांडा, हमें चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। सबसे नीचे दायमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में। पूरब में मेरठ यानी आलमगीरपुर, और वो हमें हिंडन नदी के किनारे। और सबसे पश्चिम की तरफ हमें सुतकांगेडोर, दाश्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में प्राप्त हुआ। तो ये हो गए नदियों के नाम। अब आते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई पर। अगर मैं सुतकांगेडोर से मेरठ इस तरह से नापना चाहूं, यानी पूर्व और पश्चिम के बीच, तो 1600 किलोमीटर का फासला है ये लंबाई। सुतकांगेडोर टू मेरठ 1600 किलोमीटर आपको पैदल आना पड़ेगा। और यदि मैं मांडा टू दायमाबाद पैदल चलना चाहूं तो 1400 किलोमीटर, जो कि यहां मेंशन है। तो 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर का फासला। और इस तरह अगर देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब ये याद करने में अच्छा नहीं लगता, तो आप 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई इस विशाल सभ्यता को समझ सकते हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहां तक भी आपका डन हो गया। उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये क्षेत्रफल विस्तार किस तरह का दिखाई देता है। तो आप देख पा रहे हैं त्रिभुजाकार,
ये भी एक क्वेश्चन जो आ चुका है, तो आप याद रखें ये सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में भी फैली हुई थी 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। और आखिरी पॉइंट आपको याद हो गया। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो आप साफ देख पा रहे होंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर तो है ही, हिमाचल के आसपास के कुछ भाग, इधर अगर आए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भाग, इधर आखिरी आते आते बलूचिस्तान। तो इतना बड़ा ये जो क्षेत्र है, ये था आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तारित क्षेत्र। क्षेत्र हो गया, विस्तार हो गया। खोज किसने की है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। सबसे पहला शहर हड़प्पा, बाद में मोहनजोदाड़ो। पिगट ने इनको एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। यह खंड डन होता है। एक भी क्वेश्चन इससे अब आपका गलत नहीं होगा। मैं अगले हिस्से पर लाता हूं और इनके थोड़ा सा जीवन पर प्रकाश डालेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से जो जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये पूछता है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी नगरीय सभ्यता होना। सोचिए उस समय 2400 ईसा पूर्व पहले एक सभ्यता थी जो नगरीय थी, जहां नगर बसते थे और वहां के लोग बाकायदा सिविलाइज्ड, जिनको आज हम सभ्य लोग कहते हैं। सोचिए हम प्राग ऐतिहासिक काल पढ़ रहे थे, असभ्य बर्बर मानव, और उसके बाद अब एक सिविलाइज्ड सभ्यता हमें मिली। कब? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। दुनिया में उस समय ऐसी कोई सभ्यता नहीं थी जो इतनी ज्यादा सभ्य हो, इतनी ज्यादा हाईटेक कोई सभ्यता नहीं मिलती जितनी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आपको कभी प्रश्न पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आपको उत्तर लगाना है इसका नगरीय सभ्यता होना। दूसरे नंबर पर इसका नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउनशिप प्लानिंग थी वो कमाल की थी। ऐसी प्लानिंग आज तक देखने को नहीं मिल पाती है। हाँ, कुछ शहर कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक उस पूरे मॉडल को अडॉप्ट नहीं कर पाए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मॉडल था। आप सोचे हजारों वर्षों बाद जब खुदाई हुई और वो प्राप्त हुआ तो नगर जस के तस मिले। क्या प्लानिंग रही होगी टाउनशिप। तो ये जो है विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहां तक भी अगर आपको फैक्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं अब आगे लिस्ट चलता हूं और बताता हूं नगर नियोजन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन कॉमनली टिलों के आधार पर किया गया था। यहां टिले बहुत जरूरी है। टिला यानी जमीन की सतह से ऊपर उठा हुआ कोई पठारी भाग या ऊंचा भाग समझ सकते हैं। अब आप सवाल यह है कि ऊंचे भाग में क्यों रहते थे? भाई नदियों के किनारे रहते थे। नदियों के किनारे अक्सर बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ आ जाती थी इसलिए बेहतर है कि किसी ऊंचे स्थान पर रहो, टिले पर रहो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर टिले पर आवास प्राप्त हुए हैं। ये टिले भी दो भाग में बटे हुए हैं, दो अलग अलग दिशा के आधार पर। हमारे पास पूर्वी टिला था और पश्चिमी टिला था। जहां पूर्वी टिले में हाई कैटेगरी के लोग रहते थे, वहां पश्चिमी कैटेगरी में सामान्य लोग रहते थे। मैं पहले पूर्वी टिला आपको समझा रहा हूं और फिर पश्चिमी टिले की तरफ आऊंगा। पूर्वी टिला जो कि ज्यादा ऊंचाई पर होता था, इसके चारों तरफ एक दुर्ग होता था, एक रक्षा प्राचीर होती थी, यानी इसको पूरा घेर करके रखा जाता था। समझ लीजिए ये पूर्वी टिला का शहर है, तो इसके चारों तरफ एक बाड़ा होता था, एक घेरा होता था। ऑलरेडी ऊंचाई पर है ये, और ये ऑलरेडी ऊंचाई पर होने के बाद भी एक ऐसे वॉल से घिरा होता था जिसको दुर्ग या किला कहते थे। इसमें ज्यादातर रहने वाले लोग बड़े व्यापारी होते थे या पुजारी होते थे। बड़े व्यापारी या पुजारियों को यहां मौका मिलता था रहने को, और यहाँ के जो लोग होते थे वो सारे रिचुअल वगैरह ये सब यही करते थे। सभाएं करना, बड़े बड़े डिसीजन लेना, ये सब यही होता था। नंबर 2 पर पश्चिमी टिला आता था। ये नीचे होता था, आमतौर पर नीचे मौजूद होता था। और कुछ जगह ऐसी मिली है जहां यहां भी घेरा मिला है, और कुछ जगह ऐसी है कि जहां इसके बाहर कोई घेरा या कोई दुर्ग नहीं होता था। जनरली नीचे वालों को कौन उतना एडवांटेज देगा कि आपको भी किले को में सुरक्षा प्रदान की जाए। आप मरिए, अपने को क्या करना है। हमेशा से लोगों की यही सोच रही है कि निचले तबके का अगर है तो उसको भाई परेशान होने दिया जाए। तो यहाँ भी कुछ कुछ ऐसा ही हिसाब किताब था। तो निचला जो एरिया था वो पश्चिमी टिला कहलाता। यहाँ श्रमिक लोग रहते, किसान लोग रहते, जो डेली का काम करने वाले लोग थे वो लोग रहते। बाजार यहीं लगता था, तो अमीर लोग बाजार के लिए बस आते थे इधर, बाकी पूजा समारोह होता था तो इनको मौका मिलता था नीचे वालों को कि जा करके पूर्वी टिले में वो लोग पूजा समारोह में शामिल हो सके। बाकी समय नहीं, घिरा रहता था बाकायदा। एक बड़ी कमाल की फिल्म आई थी, फिल्म तो बकवास थी वैसे, मोहनजोदाड़ो ही नाम था। उसमें आप देखे होंगे ऋतिक हीरो थे, उनके पास एक सिक्का रहता है, वो सिक्का दिखा के ही वो उस जो बड़े से दीवार है उसको पार करके अंदर जा पाते हैं। तो ये जो अंतर था ऊपरी और निचले टिले का, ये समाज में एक तरह से भेदभाव को दिखाता है।
तो पूर्वी टीला में ऊंचे लोग, पश्चिमी टीला में सामान्य लोग रहते थे। पंडे पुजारी ऊपर, बड़े व्यापारी ऊपर, नीचे छोटे व्यापारी, श्रमिक, किसान, ये लोग रहते थे। बाजार में सामान वामान बेचने वाले ये लोग यहाँ रहते थे। तो ये चीजें अगर आप समझ गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो टिलों से घिरा हुआ होता था, इसमें आमतौर पर पूर्वी जो होता था उसमें दुर्ग मिलते हैं, पश्चिमी में दुर्ग नहीं मिलते हैं, अपवाद हैं। मैं आगे अपवाद से भी आपको परिचय कराऊंगा। अब आते हैं यहाँ के मकान और भवन। यहाँ के मकान और भवन पर अगर चर्चा की जाए तो दिन भर बात की जा सकती है, लेकिन मैं जरूरी फैक्ट बता दूं। पहला नंबर, यहाँ के मकान पक्के ईंटों से बने होते थे। ज्यादातर जगह ऐसी मिली है जहां पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, खासतौर पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में तो पक्की ईंटों के ही मकान मिले हैं। और उनको जोड़ने के लिए आमतौर पर मिट्टी के गारे और कहीं कहीं तो जिप्सम का प्रयोग भी दिखाई देता है। तो अगर आपको पूछे कि जोड़ने के लिए क्या, तो आमतौर पर जिप्सम और मिट्टी के गारे आदि का प्रयोग दिखाई देता है। इसके अलावा एक और होता था पदार्थ, इसको बिटुमिन कहते थे। बिटुमिन ऐसी जगह जो जैसे मान लीजिए कुआं है या नाली है, तो पानी जहां पर ज्यादा बहता है वहां जोड़ने के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया जाता था। तो घर जो हैं वो किस तरह के मिले हैं? घर इस तरह के मिले हैं कि 1 मंजिला, 2 मंजिले से लेकर 3 मंजिला तक घर मिले। आप सोचिए, तब लोग 2-2, 3-3 मंजिल का घर बनाना जानते थे। यानी टाउनशिप प्लानिंग क्या कमाल की थी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इन घरों के बीच में आंगन हुआ करता था। जैसे ये घर है मान लीजिए, तो इस घर के बीच में आंगन होते थे। घरों में कम से कम कमरे जो हैं उनकी संख्या 4 से 5 हो सकती थी। कई कई तो 6 कमरे, और कुछ तो ऐसे मिले जहां 30 कमरे भी मिले। लेकिन बहरहाल ज्यादातर जगह 5 से 6 कमरे मिले हैं। ये एक तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार रहता होगा, एक से ज्यादा लोग मौजूद रहते होंगे घर में, तब इतने कमरों की जरूरत पड़ी। तो इसके अलावा घर में रसोई घर, स्नानागार यानी कि भाई बाथरूम भी था, किचन की व्यवस्था भी थी। कई घरों में तो शौचालय भी मिला है। तो ये भी एक कमाल की बात थी। इसके अलावा अगर बात करें, कुएं अक्सर होते थे घर में, यानी वो समझते थे कि पानी का क्या महत्व है, उसके स्टोरेज का क्या महत्व है। तो अधिकांश घरों में कुआं भी प्राप्त हुआ है। और अगर बात मैं करूं तो यहाँ के जो मकान रहे हैं, उन मकानों में रोशनी की जो व्यवस्था थी, उस रोशनी की व्यवस्था के लिए रोशनदान हुआ करते थे। रोशनदान यानी वो जो आजकल आप वेंटिलेटर बनाते हैं ना, जिसमें से गर्म हवा बाहर निकालने के लिए, उस तरह की व्यवस्था इनके पास मिलती है। सीढ़ियां हुआ करती थी मकान में। अब 3 मंजिला बनाएंगे तो सीढ़ियां तो होगी। हाँ, कहीं भी ना खंबे जल्दी से मकानों में नहीं मिले हैं। मकानों में खंबे नहीं मिले हैं। ऐसे खंबे आपको समझ में आएंगे आगे की रचनाओं में, लेकिन मकानों में खंबे नहीं दिखाई देते हैं आपको। तो ये आप थोड़ा याद रखेंगे। और बहुत सिंपल दीवार होती थी, ज्यादा इसमें कोई आर्ट वगैरह नहीं दिखाई देता है, कुछ एक जगह को छोड़ दिया जाए तो ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ईंट जो प्रयोग करते थे उनका अनुपात बकायदा 4:2:1 का होता था। सोचे क्या बेहतरीन अनुपात में इन्होंने ईंटों को बनाया था। 4:2:1 के अनुपात में पकी हुई ईंटें, हर ईंट एक समान। इसके अलावा टी शेप ईंट भी प्राप्त हुई है। ये टी शेप ईंट अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने घर के बनावट को नजर डालें तो जॉइंट के लिए यूज किया जाता है, जहां 2 साइड से अलग अलग ईंट आकर के इस तरह से जुड़ती है और जोड़ाई मजबूत होती है। तो टी शेप ईंट का प्रयोग भी जानते थे। ये भी कमाल की बात है। घर के कोई भी दरवाजे या खिड़की कभी भी मेन रोड पर नहीं खुलती थी। ये भी एक कमाल की बात है। बल्कि वो घर के दरवाजे और खिड़कियां गलियों में खोलते थे। मेन रोड पे किसी भी घर का दरवाजा या खिड़की नहीं मिला है। क्या कमाल की सोच। आजकल तो मेन रोड में दरवाजा नहीं खुले तो फिर प्लॉट सस्ता और मतलब उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, लेकिन तब सोचे इतना जानते थे वो लोग। इसके अलावा आप देखें, हर घर से जल निकासी की व्यवस्था थी। यानी हर घर से जो कुएं थे, स्नानागार से, उनसे नालियां निकलती थी। ये नालियां सीधे जाकर के मेन नालियों से जुड़ जाती थी, बड़ी नालियों से जुड़ जाती थी, जो कि सड़क के दोनों किनारे होती थी। और इस तरह एक बेहतरीन संरचना बनती थी, जिसमें सड़कों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। सड़कें भी ऐसी वैसी नहीं थी। सड़कें जो थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। उन सड़कों की जुड़ाई के लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। सड़क के दोनों किनारे नाली होती थी। ये आज भी बेहतरीन एग्जाम्पल होता है टाउनशिप प्लानिंग का। अगर आप सड़क के दोनों किनारे नाली बना दें और सड़क में पानी जमा ना होने दें तो आपकी सड़क सालों साल तक वैसी रहेगी, टूटेगी नहीं। सड़क में पानी जमा होने और उस पर भारी वाहन चलने से ही सड़कें ज्यादा टूटती है। अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका कभी एनालिसिस करिएगा तो सड़क के दोनों किनारे नालियां होनी चाहिए, जहां वो पानी बरसात का हो या किसी भी कारण से उन नालियों में चला जाए।
ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। और उन सड़कों से लगी हुई गलियां होती थी और उन गलियों में लोग जो होते थे वो अपने घर के दरवाजे खोलते थे। इस तरह की जो प्रणाली है उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस, एक शब्द आप नोट कर लीजिए, ऑक्सफोर्ड सर्कस। और अगर ये याद नहीं है तो ग्रिड प्रणाली याद कर लीजिए। तो ये ग्रिड प्रणाली या ऑक्सफोर्ड सर्कस प्रणाली जो है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा इसको समझा भी दूं, जैसे कुछ इस तरह की संरचना, ये एक सड़क, ये एक सड़क, ये एक सड़क, ये एक सड़क, ये बीच में चौराहा। सड़कें आप देख पा रहे हैं एक दूसरे को समकोण में काटती थी। सड़कें एक दूसरे को, ये चलिए मोटा कर देते थोड़ा, ये सड़क टाइप दिखे भी, सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी और लोगों के घर एक दूसरे से बराबर दूरी पर इस तरह से बने होते थे। इस बराबर दूरी के बीच गली निकलते हुए देख पा रहे हैं, तो बराबर दूरी पर इस तरह से घर बने होते थे। ये गली, ये घर, इस तरह से घरों का भी दूरी जो है वो सेम। ये आप समझिए संरचना को। इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस या ग्रिड प्रणाली कहते हैं। सड़क के दोनों किनारे नालियां हुआ करती थी, इस तरफ भी नालियां होती थी, इस तरफ भी नालियां होती थी। घरों से निकले हुए नाली जो है वो मुख्य नाली यानी बड़ी वाली नालियों में आकर के मिलती थी। कोई भी सड़क में नाली नहीं बहा देता था, घर से निकली हुई नाली मुख्य सड़क के बगल वाली नाली में आकर के मिलती थी। नालियां ढकी हुई होती थी। नालियों की जुड़ाई के लिए भी पकी हुई ईंट और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। सड़कें जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कों की जो चौड़ाई होती है आप देखेंगे 10 मीटर तक चौड़ी सड़कें, 10 मीटर तक चौड़ी सड़कें। आप आजकल सुपर एक्सप्रेस वे बनाते हैं ना, वहां इस तरह की सड़कें देखने को मिलती है। नहीं तो 10 मीटर चौड़ी सड़कें आप मजाल है। और गलियां 3 मीटर तक चौड़ी। 3 मीटर चौड़ी मतलब समझ रहे हैं, 10 फीट लगभग। यानी अमिताभ बच्चन को लेटा दीजिए और थोड़ा सा और अमिताभ बच्चन का टांग एक बार और डाल दीजिए, इतनी लंबी सड़क, गली, और उससे चौड़ी तो सड़कें। ये व्यवस्था जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सड़क, दोनों किनारे नालियां ढकी हुई होती थी, नालियों को पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और नालियों की सफाई की व्यवस्था के लिए आप एक कमाल का तरीका समझिए, बहती हुई नालियां जो रहती थी उन नालियों के बीच ऐसे बीच में गड्ढे बनाए जाते थे, जैसे आज गटर तंत्र होता है ना वैसे, और इनमें जाली लगा दी जाती थी, नेट। ये जो कचड़े होते थे वो आकर के इसमें जमा होते थे, जाली बाहर निकाल ली जाती थी और साफ पानी फिर बहने लगता था। तो इतने बेहतरीन व्यवस्था को आप समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के रहने के तरीके से। रहने के तरीके में बात हो गई, घर पर बात हो गई, तो मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूं और समझाता हूं सामाजिक व्यवस्था। सिंधु घाटी की सामाजिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मातृसत्तात्मक दिखाई देती है, यानी महिलाओं का विशेष महत्व था। समाज की अगुवा या नेतृत्वकर्ता महिलाएं मानी गई हैं। ऐसा कारण है इसके पीछे बताया जाता है कि जगह जगह से महिलाओं की सबसे ज्यादा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, महिलाओं के पूजा के ज्यादातर प्रमाण मिले हैं, इसलिए हम मान रहे हैं कि ये सभ्यता मातृसत्तात्मक होगी। वैसे तो अभी लैंग्वेज डिकोड करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आप तब तक के लिए याद रखें कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। इसके अलावा देखें तो इस सभ्यता में अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे। विद्वान लोग, जिसमें पुरोहित, पुजारी वगैरह आते थे। योद्धा, वॉरियर्स, कुछ योद्धा भी होते थे, भाई जरूरत तो पड़ी जाती होगी, हालांकि ज्यादातर शांति प्रिय माना गया इन्हें। और नंबर 3 पर व्यापारी आते थे, बड़े व्यापारी। प्रशासन की जिम्मेदारी व्यापारियों के पास थी, व्यापारी जो होते थे वो लीड करते थे। और फिर आते हैं श्रमिक, यानी किसान या छोटा मोटा और रोजगार करने वाले लोग जो हैं। तो इस तरह से 4 आपको देखेंगे कैटेगरी में। यहां तक भी अगर आपका क्लियर है तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और इन पे बात करूं, इस सामाजिक व्यवस्था पे, तो कहीं पर ऐसा भेदभाव नहीं दिखाई देता है, छुआछूत इस तरह का कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन वर्ग भेद तो था। कैसे पता चला? अमीर लोग अलग टीले में रह रहे हैं, गरीब लोग अलग टीले में रह रहे हैं, तो यह भेदभाव था। लेकिन ऐसा नहीं कि छुएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं। जो आज बुराइयां या कुरीतियां हैं वो नहीं थी। और बात, या वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तब तो वर्ण व्यवस्था जानते भी नहीं थे, इसके बहुत बाद में जानेंगे। इसके बाद अगर बात करें भोजन, तो भोजन कॉमनली शाकाहार मांसाहार दोनों का प्रमाण मिला है। गेहूं, जौ, चावल, इसके बारे में जानकारी मिली है। और भी फसलें मिली है, मैं आगे फसल पढ़ाऊंगा आपको। इसके अलावा मांस, मछली खाने का वर्णन मिलता है, या साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हाँ,
नमकीन चीजों के लिए समुद्र का जो झाग होता था, समुद्र के पानी का झाग जिसको फेन कहते हैं, उसका प्रयोग करते थे, समुद्री फेन का। मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। नींबू जानते थे खटास के लिए, ये सारी चीजें प्रयोग करते थे। तो ये कॉमन चीज है जो खाने पीने में यूज की जाती थी। इसके अलावा वस्त्र, सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, लेकिन सिले सिलाए वस्त्र का प्रमाण नहीं मिला है। मोहनजोदाड़ो पिक्चर में सिला सिलाया वस्त्र दिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। यहाँ मोहनजोदाड़ो से लाल रेशमी वस्त्र भी मिला है, एक डिबिया में बंद था। शायद ऋतिक हीरोइन के लिए छोड़ के आए होंगे, जो भी हो, लेकिन हाँ, रेशमी वस्त्र भी जानते थे, इससे ये पता चलता है। आमतौर पर सूती और ऊनी वस्त्र ज्यादा, और वो सिले सिलाए नहीं मिले हैं कहीं से भी। तो ये हो गया वस्त्र के बारे में। आभूषण, हाँ, ये तो शौकीन थे आभूषण के। कीमती रत्न पहनते थे, बड़े बड़े महंगे रत्न जो आजकल के डेट में भी चलते हैं, जैसे पुखराज, नीलम, और उस समय लाजवर्द करके एक मणि चलती थी, जो कि आमतौर पे खरीदी बिक्री के लिए भी प्रयोग होती थी। मणि का नाम क्या था? लाजवर्द। अगर आप मोहनजोदाड़ो याद करें तो उसमें ऋतिक एक डायलॉग भी देता है, न दो लाजवर्द से कम न ज्यादा, इस तरह से वो अपना दाम फिक्स करता है अपने प्रोडक्ट का। तो लाजवर्द आपको याद रखना है। इसके अलावा सोने का भी एक हार है जिसका जिक्र मिला है, उसको मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सोने का एक हार है जिसमें 6 लड़ियां बनी हुई, 6 लड़ी वाला सोने का हार, ये हड़प्पा से मिला है आपको। इसके अलावा हाथी दांत और उसके बने हुए तरह तरह के जो आभूषण हैं वो प्राप्त हुए हैं। मोती, मनका, माणिक्य, ये सब आपको दिखाई देता है। और अगर मैं बात करूं तो काजल और पाउडर का जिक्र भी मिला है। काजल और पाउडर हड़प्पा से मिला है, जबकि लिपस्टिक भी प्राप्त हुई है। सोचा लिपस्टिक जानते थे, और लिपस्टिक चन्हू-दड़ो, तो ये याद रखना, ये बहुत बार आया है। काजल पाउडर हड़प्पा से, एग्जाम वाले भी मजा लेते हैं ना, तो उसमें वो काजल पाउडर जरूर पूछता है। हड़प्पा, लिपस्टिक, चन्हू-दड़ो, याद रख लीजिएगा। तो ये हो गई भाई आभूषण की बात। अच्छा, शवाधान। अब समाज है, अगर कहीं एक साथ रहता है तो उस समाज के कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसका पालन करना जरूरी होता है। और उस रिचुअल में एक बड़ा खास रिचुअल होता है शवाधान। अपने जो डेड बॉडीज होती हैं अपने लोगों की, उसका क्या करते थे। तो यहां से ना बहुत खास जानकारी देने वाला हूं, आप आराम से नोट करें और एक एक पॉइंट याद रखें। शवाधान यानी शव को किस तरह से अंतिम रूप में छोड़ा जाए या उसके साथ क्या किया जाए, इसको कहते हैं। कॉमनली जो ज्यादातर तरीके होते हैं, आप जितना भी जानते हैं, वो सब अपनाया जाता था। जैसे शव को दफना देना, जला देना, खुले में छोड़ देना, नदी के जल में बहा देना, ये सारी विधियां आपको प्राप्त होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो मिला है वो है शव को दफनाना। याद रखेंगे इसे, शव को दफनाने के सबसे ज्यादा प्रमाण मिले हैं। और कब्र भी बहुत ज्यादा मिली है। इनफैक्ट हड़प्पा करके जो जगह है, हड़प्पा में तो पूरा एक कब्र का एरिया ही मिला, 37 कब्रें एक साथ मिली, उसका नाम ही R37 रख दिए। यहां मैं लिखा हूं R37, 37 कब्रें एक साथ खुदाई में मिली, तो R37 जगह का नाम रख दिए। तो दफनाने का जो रिवाज है वो ज्यादातर था। दफनाने में भी उत्तर दक्षिण की तरफ सर उत्तर में, पैर दक्षिण में रख करके दफनाना, ये जो है ज्यादातर चला है। मोहनजोदाड़ो, ये पॉइंट नोट करें, मोहनजोदाड़ो से कहीं भी कब्र नहीं मिला है। शायद मोहनजोदाड़ो के लोग शव को जलाते थे या खुले में छोड़ देते थे। मैं इसमें फिल्म का रेफरेंस बताता हूं। ऋतिक रोशन के पिता को खुले में छोड़ दिया जाता है, एक जगह दिखाई गई है। बाद में कबीर बेदी जो फिल्म के विलन थे, उसको भी मरने के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। हो सकता है मोहनजोदाड़ो में खुले में छोड़ दिया जाना या जला दिया जाना जैसी विधि प्रचलित थी। कई जगह जल में बहाए जाने आदि की जानकारी। रोपड़ पंजाब की एक जगह है, वहां इंसान और कुत्ते को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही आपको याद होगा नवपाषाण काल में आपने बुर्ज होम कश्मीर में पढ़ा था, जहां मनुष्य और कुत्ते को साथ में दफनाया गया था। यहां रोपड़ पंजाब में वो जगह है जहां इंसान और कुत्ते को साथ में दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो ये तो हो गई शवाधान की बात, और उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा क्या है हमारे पास। तो सबसे ज्यादा हमारे पास दफनाना है। एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जब आप मोहनजोदाड़ो कहते हैं तो सिंधी भाषा का एक शब्द है, ये जो आप शब्द कहते हैं मोहनजोदाड़ो, तो वो सिंधी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसे। मोहनजोदाड़ो दैट मीन्स मृतकों का टीला। अब मैं आता हूं धार्मिक जीवन। भाई किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में बिना धर्म के आप उस सोसाइटी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखते। धर्म किसी न किसी रूप में होता ही है।
लोग किसी को मानते हैं, कोई किसी कल्ट को मानता है, लेकिन मानते जरूर हैं। आप एक अलमाइटी, एक अपने ऊपर आराध्य की कल्पना जरूर करते हैं कि आपसे कोई शक्तिशाली है जो हर चीज का जिम्मेदार है। इंसान क्या है ना, अपने ऊपर किसी चीज का ब्लेम नहीं लेना चाहता। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, भगवान ही कर रहा होगा यार, या कोई ऊपर बैठा ही कर रहा है मजे लेने के लिए, हम यही कहते हैं। अपनी गलती नहीं देखते हम, या क्यों हो रहा है उसका एनालिसिस हम पूरी तरह से नहीं करते हैं। ऐसा हमेशा से रहा है, और ये कारण कई हो सकते हैं इसके। कई बार इंसानी डर, कई बार इंसान चाहता है कि उसके आसपास सराउंडिंग में कोई तो हो, कोई ऐसी एंटिटी हो जो कि उसको चलाए, उसका जीवन चलाए। तो इसलिए धार्मिक जीवन बहुत जरूरी। यहाँ का जो धार्मिक जीवन है बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे है चलो जानते हैं। शुरुआत करते हैं इनके धार्मिक देवी देवताओं में पुरुष देव। तो पुरुष भगवान वैसे तो कम है, लेकिन जो हैं उनका इशारा भगवान शंकर की तरफ जाकर के ज्यादा मिलता है। ज्यादातर जो इनके गॉड दिखाई दिए मेल वाले, वो पुरुष में भगवान शंकर हो सकते हैं, ऐसा प्रमाण मिला। इसका कुछ ठोस प्रमाण मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे नंबर 1, ये जो लोग हैं वो सींग युक्त एक त्रिमुखी भगवान की पूजा करते थे, ऐसा पता चलता है। इनके समय एक पत्थर का टुकड़ा मिला है जिसको मुहर कहते हैं, यानी सील वाला मुहर, और वो थोड़ा टूटा हुआ है हालांकि, लेकिन वो मुहर मिला। उसमें ना एक देवता है जिसके 3 मुख दिखाई दे रहे हैं, सींग ऊपर निकला हुआ है, वो देवता का ऐसा टाइप फेस बना हुआ है। वो देवता योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं, जैसे भगवान शंकर अक्सर योग की मुद्रा में बैठे होते हैं, सेम पोस्चर में बैठे हुए हैं। और उनके आजू बाजू कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे औगड़ तो भगवान शंकर हो सकते हैं, तो ये अपन जोड़ रहे हैं। तो वो जो त्रिमुखी देवता योग की मुद्रा में दिखाई दिए, उनके आसपास कौन से जानवर थे, ये प्रश्न पूछ चुका है। तो मैं आपको समझा दूं, सिंह युक्त त्रिमुखी देवता हड़प्पा से प्राप्त हुए, जिनको योगी की मुद्रा भी कहा जाता है। इसके दाईं ओर राइट हैंड साइड आपको एक हाथी और एक बाघ दिखाई देगा। यानी ये जो बंदा बैठा हुआ है, जो भगवान हो सकते हैं, उनके राइट हैंड साइड दाईं तरफ आपको कौन दिखाई दे रहा है? एक हाथी दिखाई दे रहा है और एक बाघ दिखाई दे रहा है। यानी इस जानवर को भी पहचानते थे। नंबर 2, दूसरी तरफ यानी बाएं तरफ आपको एक भैंसा दिखाई देता है और एक गैंडा दिखाई देता है। 4 जानवर हो गए। और नीचे पैर के पास आपको हिरण बैठे दिखाई देते हैं 2। यानी कुल कितने जानवर? 5 जानवर आप उसमें देख पा रहे हैं। ये प्रश्न भी आ चुका है कि कितने जानवर कुल दिखाई देते हैं? 5 अलग अलग प्रजाति के। और नंबर पूछेगा तो फिर दिक्कत है ना, 6 हो जाएंगे टोटल। लेकिन कौन कौन से जानवर हैं ये भी आपसे पूछ चुका है। दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन की रेंज बढ़ गई है। तो योगी की मुद्रा, दाईं तरफ आपको बाघ और हाथी, बाएं तरफ आपको क्या दिखाई दिया? एक भैंस और एक गैंडा, और पैरों के पास क्या दिखाई दिया? हिरण। इतना सारा फैक्ट आप याद रखें। इसके अलावा एक और मुद्रा मिली है ऐसी हड़प्पा से, उसमें त्रिशूल लिए हुए एक आदमी बैठा हुआ है। कौन लेकर के बैठता है त्रिशूल? भगवान शंकर। तो यहां आदिनाथ भगवान शंकर जो है उनको जानते होंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है। बल्कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन एक अनुमान है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं तो पशु पूजा के प्रमाण भी मिले हैं, जिसमें वो कुबड़ वाले सांड की बड़ी पूजा करते हैं। अब कुबड़ वाला सांड कौन है? ऐसा सांड तो भाई भगवान शंकर के पास ही होता है, नंदी बैल। यानी वृषभ की पूजा की गई है। और सबसे ज्यादा सिक्को नहीं कहना चाहिए, मुहर पर वो जो चिन्ह लगाने, ठप्पा लगाने का मुहर होता है, सिल मुहर वाला, उसमें सबसे ज्यादा सांड ही बना हुआ है, कुबड़ वाला, वृषभ। तो वृषभ की पूजा करते थे। इसके अलावा यूनिकॉर्न, ये काल्पनिक देवता है। यूनिकॉर्न यानी एक ऐसा घोड़ा जिसकी ऐसे सींग निकली हुई है। पहले एक कार्टून आया करता था, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। अगर देखा है नीचे कमेंट में बताइएगा। डंजन्स एंड ड्रैगन, अगर देखा है तो आप ये कार्टून पहचानते होंगे कि एक यूनिकॉर्न नाम का पशु होता था, जिसमें घोड़े के सामने एक सींग निकली होती थी। वो जो है आप देख पाएंगे। अच्छा, फिल्म में भी तो दिखाया, ऋतिक को बार बार दिखता था। इसके अलावा 3 सिर वाला शेर, ये काल्पनिक पशु देखने को मिलता है। ये 3D मॉडल है कमाल का। जब आप उस प्रतिमा को देखेंगे तो उसमें आपको शेर अलग अलग डायरेक्शन में देखता हुआ दिखाया गया। सोचे तब 3D मॉडल टाइप बनाना जानते थे। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो एक प्रतिमा मिली है जिसमें एक सर भैंस का और 2 बकरे के लग रहे हैं। इस तरह का भी एक जानवर मिला है जो 3 सर वाला है। तो काल्पनिक पशु की पूजा करते थे, ये एक अनुमान लगाया गया। इसके अलावा मातृपूजा के प्रमाण पूरे 13 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे विस्तार में आपको जगह जगह मिले हैं। सबसे ज्यादा मातृ जो मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई हैं। कई जगह तो मातृमूर्ति और उसके दोनों साइड दिया जलाने का निशान
और दिया जलता था तो वो कालिख उठती है ना कोयले वाली, वो भी मूर्ति के किनारे किनारे लगा हुआ है। दैट मीन्स उसका प्रयोग दीपक जलाने के लिए करते थे। तो ये जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, इसके अलावा कांसे की एक महिला मूर्ति प्राप्त हुई है जो नृत्यरत मूर्ति है मोहनजोदाड़ो से। एक डांसिंग पोस्चर में महिला मूर्ति प्राप्त हुई है, ये भी महिला पूजा के प्रमाण। एक प्रमाण और कमाल का है जहां प्रकृति देवी की मुद्रा प्राप्त होती है, ये हड़प्पा से प्राप्त हुई है, जहां एक देवी की प्रतिमा है जिनके गर्भ से, जिनके पेट के पास से पेड़ निकल रहा है, यानी प्रकृति माता है वो। इस तरह का प्रमाण भी मिल रहा है। प्रकृति देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त होती है, क्वेश्चन आ चुका है, हड़प्पा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सिंबल पूजा भी करते थे, प्रतीक पूजा भी करते थे, अलग अलग सिंबल भी इन्होंने जगह जगह बना रखे हैं। इसमें से खास है लिंग पूजा के प्रमाण। लिंग पूजा आप सब समझते हैं कि भाई भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा योनि पूजा के प्रमाण, जो कि शक्ति की पूजा का स्रोत है। कामाख्या मंदिर जाएंगे तो वहां देवी की योनि की पूजा की जाती है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो स्वास्तिक सिंबल जो है वो यहां मिल रहा है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में। सूर्य पूजा से जोड़ करके देखा जाता है तो स्वस्तिक, जिसको बाद में नाजियों ने अपनाया, आर्य सभ्यता का एक बड़ा अच्छा सिंबल है, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। तो प्रतीक पूजा भी हो गई। इसके अलावा बलि प्रथा का भी कहीं कहीं आप प्रमाण देख पाएंगे, और प्रकृति पूजा तो थी ही। तो ये आपके लिए यज्ञ बहुत जरूरी, यज्ञ के प्रमाण भी मिले हैं। तो मैं यज्ञ का प्रमाण यहां पर वैसे तो मेंशन नहीं कर पाया हूं, जगह यहां बता दे रहा हूं, आप लिख लेंगे। एक जगह है कालीबंगा, यहां से यज्ञ वेदी मिली है। यज्ञ करने का बकायदा जो कुंड होता है वो प्राप्त हुआ है। तो आप थोड़ा सा जगह का नाम याद रख लेंगे, आगे मैं और बताऊंगा, इसलिए आप घबराएं नहीं। तो यज्ञ जानते थे, बलि प्रथा भी जानते थे, पशु बलि और मानव बलि दोनों के साक्ष्य मिले हैं। एक जगह जहां पशु की बलि दी जा रही है ऐसा भी मुहर मिला है, एक जगह जहां मनुष्य की बलि दी जा रही है ऐसा भी मुहर मिला है। इसके अलावा लिपि पर आता हूं अब मैं, धार्मिक कार्मिक हो गया। लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट जितना अब तक पता चला है उसमें भाई अब तक खोजते खोजते 250 से लेकर 400 अल्फाबेट मिल गए। सोचिए, 52 हिंदी में, 26 अंग्रेजी में, 250 अल्फाबेट, 250 नहीं हुआ तो 400 अल्फाबेट। तो इतने सारे अल्फाबेट आपको समझने पड़ेंगे, डिकोड करने पड़ेंगे, आप सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझना चाह रहे हैं तो। और इसीलिए अब तक ये इतिहास जो है बहुत लोग दावा करने के बाद भी सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा जा सका। उसके पीछे और कारण है, ये लोग के लिखने का तरीका। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसको हम ब्रुस्टोफेदान कहते हैं। एक शब्द याद कर लीजिए, ब्रुस्टोफेदान या गोमूत्रिका। तो दोनों शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रुस्टोफेदान लिपि या गौमूत्रिका लिपि, या इसे भाव चित्रात्मक लिपि कहिए, जिसको हम पिक्टोग्राफिक कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें ना बड़ा कमाल के तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपको कोई लाइन लिखनी है तो आप पहले ना ऐसे दाएं से बाएं तरफ लिखते आते हैं, जैसे उर्दू में करते हैं, ऐसे लिखते हैं पहली लाइन दाएं से बाएं, और फिर जब आप यहां पहुंच गए अब अगली लाइन लिखनी है तो आप बाएं से दाएं लिख दिए, फिर अगली लाइन में आए दाएं से बाएं लिख दिए, फिर अगली लाइन में आया, फिर इतना इन्होंने किया है। इतने से भी मन नहीं भरा तो अपनी लिपि को सिंबॉलिक रखा है। जैसे चाइनीज होता है, मैं बताया था ना आपको, चाइनीज लोग ये बना दिए, बोले ये क्या है, तो दरवाजा है। बस इस तरह का इनका सिंबल है। तो इनका अल्फाबेट अभी तक डिकोड नहीं हो पाया है। आपको समझ नहीं आता कि ये वाली पहली लाइन है कि ये वाली पहली लाइन है, तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई इन्होंने क्या कहना चाहा है। अब तक ऐसे 400 लिपि साक्ष्य मिल चुके हैं, और इसीलिए हमको इसके बारे में अभी तक ध्यान से पता नहीं चल पाया है। गौमूत्रिका क्यों? क्योंकि गाय जब यूरिन करती है तो वो कुछ इस तरह ही चलते हुए करती है यूरिन, तो इस तरह से यूरिन पास करती है, इसलिए इस तरह का शेप बन जाता है इनकी लिपि में, जिसमें इस तरह का आप देख पा रहे हैं संरचना। तो इसलिए गौमूत्रिका लिपि। भाव चित्रात्मक इसलिए क्योंकि सिंबल बनाते थे, इसको पिक्टोग्राफिकल लैंग्वेज भी कहते हैं। इतना सब यहां पर हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े जगह कौन कौन से हैं और उन जगहों से क्या क्या जानकारी मिलती है, जिससे हमेशा प्रश्न आते हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हम छत्तीसगढ़ पीएससी को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी का फाउंडेशन या नींव जो है वो अगर आपको मजबूत करनी है उसको ध्यान में रखते हुए एक बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान और भारत की अर्थव्यवस्था, साथ साथ भारत की कला और संस्कृति, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, जैसे हम समझ करके पढ़ते हैं इस तरह से। और ये एक लंबी बैच होगी जिसमें आपको हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने जानने का मौका मिलता रहेगा, और वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे, हर टॉपिक का टेस्ट देंगे, और ये महज आपके लिए 5000 की फीस में
मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, और ये ऑनलाइन क्लास ऑन एंड ऑन चलती ही रहेगी, इसमें कोई कभी भी जुड़ सकता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस पढ़ाई का आप हिस्सा बनना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। मेरे पुराने छात्र जो कि पहले मेरे पास पढ़ चुके हैं, वो चाहें तो वो भी इस पढ़ाई का हिस्सा बन सकते हैं, और उनकी फीस में हम थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी कर सकेंगे। साथ ही साथ फीस इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा भी है, यानी अगर आप चाहें तो 5,000 की फीस 2 किस्त में 2.5 करके भी मुझे दे सकते हैं। और यदि इसी के साथ आपको छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है एक साथ मिला करके, तो आप महज 8,000 की फीस, जिसको आप 3 किस्तों में दे सकते हैं, उसके साथ इस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल में पढ़ाई करें इस तरह से हर सब्जेक्ट की, तो मैं आपके साथ हूं। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में।